ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहाँ 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली है, इसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया हिल गई, कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा। 30 से ज़्यादा जवान थाने समेत बह गए। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा, लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए ज़मीन ही नहीं बची थी। और ये पानी रुका नहीं है, ये गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी। वो उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये दोबारा होगी, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया। और उसके बाद कुदरत ने वो दिन दिखाया जिसने उन दिन से पहले ही नहीं उसने दिया था, इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ दी। क्या यह प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके लिए जिम्मेदार हैं आप? नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम समझेंगे कि यह पानी आया कहां से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो फिर उसे सबक क्यों नहीं लिया गया? 26 अगस्त बुधवार करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लेनदेन नदी में कुछ होता है, रगड़ाहट। जसवंती बताते हैं कि ऐसी आवाज़ आई जैसे ज्वालामुखी फटा, और ये नदी नीचे आकर कहलाती है ओटे कोशी। वहाँ से चली तो सीधा उस दरवाजे तक पहुँची जहाँ तक नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता है। फिर वहीं पर बॉर्डर पर वो दरवाज़ा जहाँ से भोलेनाथ की यात्रा तिब्बत में घुसते हैं, कैलाश जाते हैं। यानी उस सुबह मौत ने उस दरवाज़ा चुना जहाँ सबसे ज़्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले, मजदूर, पुलिस वाले और यात्री। इसके बाद 9 बजे रसू वाकड़ी पहुँचता है ये सैलाब, और यहीं पर वो CCTV वाला सीन आता है। कस्टम, ट्रक, इमिग्रेशन सब बह जाते हैं। 9:15 बजे ज़िले के सबसे बड़े अफसर तक खबर पहुंचती है, तब तक पानी ऑटोमेटिक बाजार को निकल चुका होता है। और यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि पूरी कहानी इसी पर है। उस दिन रसुआ में बारिश नहीं हो रही थी। कुछ जिला अफसर ने कहा, यानी ये बादल फटने वाली बाढ़ नहीं थी, ये पानी कहीं और से आया था। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है, गांव बाजार सबको निकल जाता है, बस्तियों को। जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से वो गुजर गया, और पीछे कीचड़, मलबला, सन्नाटा सब छोड़कर चला गया। इस तबाही की अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप जानते हैं इस नेपाल में इस पानी में क्या क्या निकला। सबसे पहले रक्षकों को निकला। बॉर्डर से लेकर नीचे घाटी तक 3 पुलिस पोस्ट बह गए। 32 जवान लापता है, यानी जिनकी उम्मीद थी बचाना उन्हें ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सुरंग के साथ साथ लंगटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ के पेट में अंधेरे में काम चल रहा था। बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं है। सुरंग के मुंह पर पूरी नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद। तीसरा, हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। फौज के जवान चट्टानों के सहारे बच्चों को निकाल रहे हैं। बांध, उनको नुकसान पहुंचा। 216 मेगावाट के त्रिशूली प्रोजेक्ट का बांध टूट गया तो पहाड़ जितने सैलाब, बांध का पानी भी जुड़ गया। त्रिशूली बाजार में हुआ, सब बहा ले गया। 13 पावर प्रोजेक्ट सब ठप, और इंसान 22 मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन यह आंकड़ा छोटा है क्योंकि लगभग 400 से ज़्यादा संपर्क टूटा है। 291 विदेशी, 105 भारतीय, 37 NRI हैं। सबसे ज़्यादा तो कैलाश रूट पर है। अब एक ऐसी विडंबना है कि शिव के दर पर जाने वाले शिव की झीलों के रास्ते फंसे हैं। हालांकि सभी लापता का मतलब मौत नहीं है। कांवड़ है, रस्सी कटे हैं, लोग सुरक्षित मिल भी रहे हैं, आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन डर है। सीमा पर और बुरा हाल है। तिब्बत के रिपोर्ट जहाँ कैलाश आती एंट्री करती है, वहाँ दर्जनों लोग बहे हैं। हालत ऐसी है कि
खुद चाइना के शी जिनपिंग को सच का आदेश देना पड़ा। इधर नेपाल के पीएम बालन शाह ने नदी के किनारे लोगों को सतर्क करने की अपील की है। भारत भी मदद की बात कर रहा है। कहा जा रहा है 88 को जिंदा बताया गया है, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी रुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बारिश नहीं हुई तो नेपाल में ये पहाड़ जितना पानी आया कहाँ से? और जवाब बड़ा आसान है। हिमालय के ऊपर ग्लेशियर या बर्फ के पहाड़ धरती गर्म हो रही है या पिघल रहे हैं, और पिघला पानी कई बार ग्लेशियर के ऊपर ही, और इसी झील की दीवार, चट्टान नहीं, बर्फ का मलबा, एक दिन ये टूटता है और पूरी झील एक झटके में खत्म। विज्ञान इसे ब्लोप कहता है, देसी भाषा में पहाड़ पर टका पानी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि बर्फ का पहाड़ नदी में गिरा, नदी ब्लॉक हुई, पीछे पानी जमा हुआ और वो दीवार फटी। उसी समय तिब्बत में 40 में भूकंप आया था। अब कह रहा भूकंप नहीं कह रहा है, कोई कह रहा झील फटी, सब अलग अलग कह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये बम इस घाटी में पहले भी फट चुका था। हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी, यही तिब्बत में सैलाब लेकर आई थी। 9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और कैलाश का तरह का यह रूट महीनों के लिए बंद था। तब नेपाल सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक ने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि फिर हो सकता है। और इसीलिए आज कुछ सवाल हमारे नेपाल सरकार से कि एक शरण की कीमत कितनी होती है। जुलाई 2025 के बाद ये हिसाब किसी ने क्यों नहीं लगाया? तिब्बत के टिमरे तक पानी तो पहुंचने में वक्त लगता, 10 मिनट की वार्निंग सैकड़ों जाने बचा सकती थी, पर वो 10 मिनट किसने खाई? सवाल नंबर 2, चीन से भी है। झील तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में है। जुलाई 2025 के बाद नेपाल के साथ रियल टाइम का डेटा शेयरिंग शुरू हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? ये सारे सवाल हैं। और मान लेते हैं कि हर चीज मॉनिटर नहीं कर सकते, कम से कम घाटी में सायरन तो लग सकते थे। उस घाटी में जहां 13 महीना पहले तबाही आई थी। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो डराने वाली है, जैसे जेसीबी ड्राइवर वाली थी। नहीं पता था, जैसे हमको नहीं पता है, सब काम कर रहे थे। और सच ये है कि जलजला पूछ कर नहीं आता, कोई अलर्ट नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक आवाज़, सब खत्म। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। और इस तबाही ने इंसान के भगवान तक को नहीं छोड़ा। ये तबाही का पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। कैलाश के पैकेट बनाने वाले ट्रैवल एजेंसियां जो जानती थी कि इस रूट पर तबाही आएगी, क्या उन्हें यात्रियों को बताया था कि ये रूट कितना हाई रिस्क है? हाई रिस्क का कागज साइन करवाया था? नहीं। 13 महीने पहले जब हमने बताया इस चीज में हुआ था, तो भारत सरकार के लिए भी सवाल है कि कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट, जो इतने सारे नागरिक पहुंच गए? ये बम सिर्फ नेपाल के ऊपर नहीं फटा है। अभी चमोली में 2021 में 200 से अधिक मौत, सिक्किम में। ये जो बम हमने इनका जिक्र कर रहे हैं, जो डैम बहने की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ भी है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, सब जगह लटकी है। सिक्किम के बाद हमारे यहाँ कितनी झीलों पर वार्निंग सिस्टम लगे हैं, कितने प्रोमिसेस पूरे किए गए? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आसान शब्दों में इस पूरी कहानी को समझते हैं। समझे 26 अगस्त को सुबह ये पानी की दीवारें नेपाल का रसुआ निकल लिया। 22 मौतें हुई हैं, सैकड़ों लापता हैं। कुदरत ने किया, यह सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि कुदरत ने 13 महीना पहले रिहर्सल किया था, वार्निंग दी थी, लिखित दी थी, लेकिन हम नहीं समझे। बाढ़ कुदरत भेजती है, लेकिन बिना वार्निंग के मौत वो सिस्टम भेजता है। बाकी आपका कोई अपना फंसा हुआ है तो भारतीय दूतावास काठमांडू जैसे नंबर स्क्रीन पर है, आपको बताते रहे, +977 9851 316807। और भी कुछ नंबर है। हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं, जो अपडेट हुई है अब तक पहुंचाई गई है।